हिंदुस्तान में जिस शख्स की आज सबसे ज्यादा चर्चा है वो है नीरव मोदी, क्योंकि 11,000 करोड़ के घोटाले से शुरू हुई कहानी हर रोज नया आकार लेती जा रही है। नीरव मोदी के घोटाले से जुड़ा हर अपडेट आपको दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि क्या है गुजरात के पालनपुर से बेल्जियम तक नीरव मोदी की कहानी। नीरव मोदी के पीछे आज पूरे हिंदुस्तान की पुलिस लगी है, सीबीआई लगी है, ईडी खोज रही है, इंटरपोल तक खबर जा पहुंची है। और ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि हीरे की चमक और शोहरत की चकाचौंध भरी दुनिया खड़ी करने वाले पर लगा है हिंदुस्तानियों की गाढ़ी कमाई लूटने का आरोप। पंजाब नेशनल बैंक से सैकड़ों अरब का फर्जीवाड़ा करने वाले नीरव मोदी की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। जिस नीरव मोदी के शोरूम और बिजनेस दफ्तरों में कभी अरबपतियों की कतारें लगा करती थीं, वहां अब ताला लग रहा है। भारत से लेकर अमेरिका तक और ब्रिटेन से लेकर चीन तक जिस नीरव मोदी के शोरूम्स में हीरे जवाहरात की चमक बिखरती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की सुंदर बालाओं संग 7 स्टार पार्टियों में दिखने वाला नीरव मोदी गायब है। हिंदुस्तान में पिछले 3 दिन से ताबड़तोड़ छापेमारियां हो रही हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आम हिंदुस्तानियों के शेयर बाजार में हजारों करोड़ लुट चुके हैं। शेयर बाजार में दर्जनों बैंकों को जबरदस्त घाटा लगा है और आम जनता सोच में पड़ी है कि क्या नीरव मोदी से घोटाले का पैसा वसूल पाएगी सरकार। टीम न्यूज़ नेशन। तो नीरव मोदी की पूरी कहानी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस महा घोटाले में आज दिन भर क्या अपडेट रहा। सबसे पहले बड़ी बातों पर गौर फरमाइए। आपको बता दें कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। नीरव मोदी, पत्नी एमी और भाई निशाल और मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी किया जा चुका है। आरोपी 3 मुख्य कंपनियों की 36 सहयोगी कंपनियां फर्जीवाड़े में शामिल पाई जा रही हैं। 36 में से देश में मौजूद 18 कंपनियों में छापेमारी हुई है। अब तक 293 फर्जी एलओयू का खुलासा हो चुका है। पीएनबी के 4 अधिकारियों ने सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है। पीएनबी के अब तक 18 कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। ईडी और सीबीआई की 50 जगहों पर छापेमारी हुई है। संपत्ति सील कर दी गई है। कुल 21 बैंकों से धोखाधड़ी हुई है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। स्टेट बैंक ने भी पीएनबी के एलओयू के आधार पर नीरव मोदी को 1360 करोड़ रुपए दिए थे, ये खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे का बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि घोटाले में शामिल गीतांजलि जेम्स को उन्होंने लोन देने से इंकार किया था। बावजूद इसके उन पर दबाव डाला गया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे का बयान है। वो कह रहे हैं कि यूपीए से घोटाला शुरू हुआ, एनडीए राज में यह घोटाला बढ़ता गया। उधर बीजेपी का बयान आया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यूपीए राज का ये दरअसल में घोटाला है, हमने इसको उजागर किया है। वहीं कांग्रेस की बात को माने अगर तो कहा जा रहा है कि 21,306 करोड़ रुपए का कुल ये घोटाला है। 4 कंपनियों ने पीएनबी से 11,400 करोड़ रुपए लिए। 30 दूसरी बैंकों से कंपनियों ने 9,900 करोड़ रुपए लिए हैं। 30,000 से 50,000 करोड़ तक का घोटाला हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। वहीं ईडी ने कुल 35 जगहों पर छापेमारी की और अब तक 5,649 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। और इसी से जुड़ा आज का क्वेश्चन आवर का बुनियादी सवाल, बड़ा सवाल यही कि क्या मोदी सरकार नीरव मोदी से 11,000 करोड़ रुपए वसूल पाएगी। तो आज क्वेश्चन आवर का यही सवाल है कि क्या सरकार नीरव मोदी से 11,000 करोड़ रुपए वसूल पाएगी। और आप इस मुद्दे पर क्या अपनी राय रखते हैं, आप हमें जवाब दे सकते हैं। आप एसएमएस के जरिए अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ तो आप टाइप करें NN स्पेस दें और लिखें यस, और अगर आपको लगता है ना तो आप टाइप करें NN और स्पेस देकर लिखें नो। आप अपने जवाब को 56070 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं #NN क्वेश्चन आवर से जुड़कर। तो आपके क्या जवाब हैं इस मुद्दे पर, इसका इंतजार रहेगा। ये अब तक का इस पूरे मामले का अपडेट था। आपको बता दें कि नीरव मोदी के घोटाले में पीएनबी ने क्या कुछ नया खुलासा किया है, देश में कैसे आज गीतांजलि जेम्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और कैसे गुजरते दिन के साथ बड़ी होती जा रही है घोटाले की रकम। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुजरात के पालनपुर से निकले एक परिवार के बेटे ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ब्रांड्स में खुद को शुमार करने में कामयाबी पाई। हॉलीवुड की हीरोइंस उसके हीरे की शौकीन हैं। रेड कारपेट की मॉडल्स उसकी ज्वेलरी की दीवानी हैं। जिसके हाथ लगाते ही हीरा हीरा नहीं
नीरव मोदी डिजाइन डायमंड बन जाता है। उस सबसे बड़े डायमंड किंग की जड़ें हिंदुस्तान के गुजरात से जुड़ी हैं। गुजरात के पालनपुर से शुरू हुई हीरे के कारोबार से बढ़कर हजारों करोड़ के घोटाले तक की इस कहानी की जड़ें बेल्जियम के एंटवर्प से होते हुए हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक और ब्रिटेन से लेकर चाइना तक पहुंचती हैं। पता चला है कि नीरव मोदी के दादा गुजरात के पालनपुर में एक किराए के मकान में रहते थे। तब ये परिवार पापड़ के गृह उद्योग से जुड़ा हुआ था। लेकिन नीरव मोदी के पिता पीयूष मोदी ने पापड़ के गृह उद्योग से आगे जाकर कारोबार करना शुरू किया और वो भारत छोड़कर बेल्जियम चले गए। नीरव मोदी के पिता ने सीधा बेल्जियम के एंटवर्प शहर का रुख किया, वो शहर जहां से निकले हीरों की चमक दुनिया के किसी भी कोने के हीरे से बढ़कर मानी जाती है। बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया के किसी भी कोने में दिखने वाले हीरों में से 85% हीरे इसी एंटवर्प मार्केट से होकर गुजरते हैं। 1500 कंपनियां, 3500 हीरा कारोबारी, हजारों कारीगर और एंटवर्प की 80% आबादी हीरे के कारोबार से जुड़ी है। नीरव मोदी का पालन पोषण इसी हीरे की चकाचौंध वाले एंटवर्प शहर में हुआ। बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के नीरव को उनके पिता ने बिजनेस की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वार्टन स्कूल में दाखिला कराया। नीरव मोदी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। नीरव ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। नीरव मोदी के सामने पिता के हीरे का कारोबार तो था, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लग रहा था। घूमने फिरने का शौक तो उसे था, लेकिन साथ में ही म्यूजिक सुनने और म्यूजियम देखने का भी शौक था। लेकिन घरवालों के कहने पर 19 साल की उम्र में नीरव मोदी ने अपने काका मेहुल चौकसी के साथ हीरे का कारोबार सीखना शुरू कर दिया। 1990 के आसपास नीरव ने गीतांजलि जेम्स के मालिक और अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ काम शुरू किया। लेकिन 1999 में नीरव ने फायर स्टोन्स नाम से अपनी कंपनी खोल ली। नीरव मोदी की कंपनी कच्चे हीरे का कारोबार करने लगी। लेकिन 2009 में एक घटना हुई जब नीरव मोदी के धंधे का रुख बदल गया। बताते हैं कि शौकिया तौर पर नीरव मोदी ने अपने एक दोस्त के लिए 2009 में एक हीरे की ईयरिंग्स की डिजाइन की थी। ये डिजाइन इतनी हिट हुई कि नीरव मोदी के कारोबार का रुख ही बदल गया। नीरव मोदी की कंपनी अब स्पेशली डिजाइन ज्वेलरी पेश करने लगी थी। तस्वीर ये थी कि साल 2010 में नीरव की गोलकोंडा डायमंड नेकलेस को क्रिस्टी ऑक्शन कैटलॉग में जगह मिली। ये नेकलेस $36 लाख में हांगकांग में नीलाम हुआ। अक्टूबर 2012 में रिवियर डायमंड नेकलेस $50 लाख में नीलाम हुआ। 2013 आते आते नीरव फोर्ब्स के अरबपतियों की लिस्ट में आ चुके थे। 2017 में नीरव दुनिया के 1234वें और भारत के 85वें सबसे अमीर शख्स बन चुके थे। नीरव मोदी के शोहरत और तरक्की का यह सिलसिला पिछले 1.5 महीने पहले तक लगातार जारी था। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में हुए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के खुलासे के बाद रातों रात एक सेलिब्रिटी डायमंड किंग को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। तो बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी दरअसल में हीरे के कारोबार को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। फिल्मी सितारों से सजी महफिलों का शौकीन, सितारों में घिरा रहने वाला नीरव मोदी रातों रात डायमंड का सबसे बड़ा शहंशाह बनने की ख्वाहिश सजाए था। लेकिन अब वो आरोपों के घेरे में है। हीरे की दुनिया, सितारों की महफिल, डायमंड किंग के नाम से मशहूर नीरव मोदी की शख्सियत ऐसी थी जिसके इर्द गिर्द कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। बेल्जियम के हीरे के कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले नीरव मोदी ने न सिर्फ हीरे के साम्राज्य को आगे ले गया बल्कि दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचा दिया। इस मिशन में खास नीरव मोदी ब्रांड, इसी नाम से वो अपनी ज्वेलरी को दुनिया भर में प्रमोट करता रहा। हॉलीवुड के कलाकारों में नीरव मोदी के ब्रांड की दीवानगी का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 2016 में ऑस्कर जैसे हॉलीवुड के सबसे बड़े मंच पर जब केट विंसलेट रेड कारपेट पर चली तो नीरव ब्रांड की ज्वेलरी के साथ। इतना ही नहीं, ताराजी पी हेंसन से लेकर डकोटा जेनसन तक हॉलीवुड के कई मशहूर सितारे इसके मुरीद नजर आते। कई हॉलीवुड स्टार्स उनकी ज्वेलरी पहनकर जलवे बिखेर चुकी हैं। एंड्रिया डायकोनो और रोजी हंटिंगटन जैसी विदेशी सुंदरियां तो नीरव के ब्रांड को प्रमोट भी कर चुकी हैं। डायमंड वर्ल्ड में नीरव मोदी की कामयाबियों के किस्से हैं तो इसके साथ ही विवादों का गहरा नाता भी। 19 साल की उम्र में जिस इंसान ने हीरे के कारोबार की ABCD सीखी, वो 46 साल की उम्र में कैसे डायमंड किंग बन गया। नीरव मोदी ब्रांड का क्रेज इसलिए भी ज्यादा बढ़ा क्योंकि खुदरा में 5 लाख से 50 लाख तक हीरे की बिक्री शुरू की, जिसके लिए दिल्ली और मुंबई में शोरूम खोला। इसके बाद डिमांड बढ़ने लगी तो दुनिया के कई शहरों तक इसे फैला दिया। बॉलीवुड सितारों के बीच नीरव मोदी ब्रांड
काफी लोकप्रिय ब्रांड है और बीते 8 सालों में नीरव का नेटवर्क हॉलीवुड में मजबूत हो गया। नीरव के कारोबार बढ़ने को लेकर एक वाकया ये भी है कि जिसमें सबसे बड़ा रोल मंदी का माना जा रहा है। बताया जाता है कि नीरव मोदी की कंपनी अमेरिका में जिस कंपनी को हीरा सप्लाई करती थी वो उससे 7 गुना बड़ी थी, लेकिन अमेरिकी डायमंड कंपनी का शेयर गिरने लगा तो फायर स्टार या यूं कहें नीरव मोदी की कंपनी ने उसे भी टेक ओवर कर लिया। बताया जाता है कि अमेरिका में पांव जमाने के लिए नीरव मोदी का ये कदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और यहीं से हीरे की चमक दमक और तेज हुई। अमेरिका में हीरे के कारोबार का रास्ता भी खुल गया। इससे नीरव मोदी के शेयर में उछाल आया और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया गया। उन्होंने अपना नेटवर्क विदेशों में भी फैलाना शुरू किया और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में कदम रखा। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे हीरे के अरबपति कारोबारी नीरव मोदी की शहंशाही शख्सियत का हिंदुस्तान की आम जनता से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जिस शख्स पर भारत के आम लोगों के अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगा हो उसके रहन सहन के बारे में जिज्ञासा सहज हो सकती है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसी होती है नीरव मोदी की लाइफ स्टाइल। नीरव के हीरों की दीवानगी दुनिया के सेलिब्रिटी चेहरों के बीच तो है ही, हिंदुस्तान में भी बॉलीवुड के सितारे नीरव मोदी के डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी के दीवाने हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर जैसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नीरव की ज्वेलरी में खूबसूरती के जलवे बिखेर चुकी है। वहीं निम्रत कौर जैसी सुंदरियां नीरव की डिजाइन्ड डायमंड ज्वेलरी पहने नजर आती रही हैं। नीरव मोदी के हीरों की शोहरत से जरा भी कम नहीं दिखती है नीरव की शख्सियत। नीरव मोदी की शख्सियत और हैसियत का अंदाजा सोशल साइट्स और इंटरनेट पर पड़े नीरव मोदी की कुछ तस्वीरों से लगाया जा सकता है। नीरव मोदी कभी ब्रिटेन के प्रिंस की आवभगत करते दिखता है तो कभी शानदार पार्टियों के मेजबान के तौर पर नजर आता है। लीजा हेडन के लिए दी गई पार्टी में नीरव के मेहमानों को 7 कोर्स मील्स परोसी जाती है। दुनिया के टॉप 50 रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट के मालिक मिशेलिन शेफ मैसिमो बोटुरा नीरव के लिए 7 कोर्स एक्सक्लूसिव मील्स बनाते हैं। विदेशी म्यूजिक और आर्ट का दीवाना नीरव मोदी करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीदता है। अपने इंटीरियर डिजाइनर मां से प्रेरित नीरव के शोरूम्स हों या बिजनेस स्पॉट्स, नीरव के हर ठिकाने पर शानदार इंटीरियर नजर आता है। 3 बच्चों के पिता नीरव मोदी खुद को शर्मीले स्वभाव का बताता है और अमेरिकी पत्नी और बेल्जियन भाई के बावजूद घर में गुजराती परंपरा के ख्याल की बातें भी करता है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे घोटाले के इस पूरे मामले में गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन मेहुल चौकसी भी अहम किरदार बनकर उभरा है। मेहुल चौकसी नीरव मोदी का मामा है। चलिए देखते हैं क्या है मेहुल चौकसी की शख्सियत। करीब 11,000 करोड़ के महाघोटाले के अहम किरदार के रूप में उभरे हैं गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन मेहुल चौकसी, जो नीरव मोदी के मामा हैं। करीबियों की माने तो मामा मेहुल ने ही भांजे नीरव को बिजनेस के गुर सिखाए, बैंकिंग और कारोबार के दांव पेच बताए और एक बड़े हीरा कारोबारी के तौर पर नीरव मोदी को तराशा भी। मेहुल चौकसी को नीरव मोदी के बिजनेस गुरु का अनकहा ओहदा मिला है। जब नीरव मोदी डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में एंट्री की सोच रहे थे, उस वक्त मेहुल चौकसी डायमंड कारोबार की दुनिया में जाना माना नाम बन चुके थे। यही वजह है कि 19 साल के नीरव मोदी को बिजनेस की बारीकी सीखने के लिए मामा के पास भेजा। बताया जाता है कि मामा भांजे बाद में बिजनेस पार्टनर भी बन गए। अब जब नीरव मोदी से जुड़ा 11,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है तो इसी जोड़ी पर एक साथ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। नीरव मोदी के साथ मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी किया गया है। बताया जाता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में नीरव के साथ चौकसी भी देश से फरार हो गए। मेहुल चौकसी का पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चौकसी को ईडी ने समन भेजा है। पीएनबी ने जिन 4 लोगों के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज की है उसमें मेहुल चौकसी का नाम भी शामिल है। मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अब कई शिकायतकर्ता भी खुलकर सामने आने लगे हैं। और ऐसा पता चला हमको कि उसने 10 करोड़ का अगेंस्ट में हमको अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ का माल देके बोला हमको आपको 20 करोड़ का माल दे दिया, क्योंकि उसका पूरा डायमंड ज्वेलरी पूरा इन्फ्लेटेड है। 1:5x का इन्फ्लेट करके इनवॉइस बना के बोला आपको तो माल दे दिया, आप बेचो या मरो। डायमंड ज्वेलरी की दुनिया में गीतांजलि जेम्स का बड़ा नाम है। बताया जाता है कि मेहुल चौकसी के पिता चीनू भाई चौकसी ने गीतांजलि जेम्स की शुरुआत की थी।
1985 में मेहुल चौकसी ने कारोबार संभाला। उस वक्त कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ का था। गीतांजलि जेम्स को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मेहुल चौकसी ने भांजे नीरव मोदी के साथ पार्टनरशिप भी की। लेकिन बताया जाता है कि गीतांजलि जेम्स की कारोबारी हालत अच्छी नहीं है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 42% से ज्यादा गिर चुके हैं। घोटाले का आरोप लगने के बाद गीतांजलि ग्रुप की साख मानो मिट्टी में मिल गई हो। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस पीएनबी घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज खुलासा हुआ कि आरोपी मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप को यूपीए के जमाने में ही बिना पिछला कर चुकाए 1550 करोड़ का नया कर्ज दे दिया गया। यह खुलासा इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे ने किया है। दिनेश दुबे इस वक्त न्यूज नेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि गीतांजलि ग्रुप को गलत तरीके से लोन दिया गया, इसके पीछे दरअसल में आपका आधार क्या है? मेरा ये कहना है कि गीतांजलि को लोन देने का जो प्रपोजल आया था उसका मैंने विरोध किया था, क्योंकि मुझे उसमें संदेह पैदा हुआ था कि इसका लोन आज तक चुक नहीं रहा है और इसके ऊपर 1500 करोड़ रिस्ट्रक्चर और 50 करोड़ नया ये दिया जा रहा है, ये सही नहीं है। इसलिए मैंने विरोध किया था और विरोध के डिसेंट नोट मैंने बैंक को भी दिए थे और बैंक के बाद वो डिसेंट नोट मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सेक्रेटरी को और आरबीआई में डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती को फॉरवर्ड कर दिए थे। जी, लेकिन इस बीच सवाल आपकी भूमिका को लेकर भी उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि गीतांजलि को आखिर आप लोन क्यों नहीं देना चाहते थे? आपको कोई 10 रुपए उधार दे और ये कहे कि 15 दिन बाद में इसको 15 रुपए करके लौटा दूंगा और वो आपको 15 दिन बाद नहीं लौटा है और फिर ये कहे कि इस 15 रुपए को 30 रुपए में कन्वर्ट कर लो, 15 रुपए बाद दे दूंगा और ये प्रोसेस 2 साल तक चलता रहे, इसका मतलब क्या लोगे आप? जी, वही मतलब मैंने निकाला कि जो लोन दिया है वो लोन तो वापस आ नहीं रहा और फिर इसको लोन देना चाहते हो, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। इसलिए मैंने मेरा जो वर्जन था वो प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि गीतांजलि जेम्स के खिलाफ 2013 में सरकार और आरबीआई को आपने डिसेंट नोट भेजा था। उस वक्त आपके ऊपर किस तरीके का दबाव था और क्या उसी दबाव के चलते आपको इस्तीफा तक देना पड़ा? ऐसा इस डिसेंट नोट जाने के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी का मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय और आरबीआई दोनों ने एक्शन लेना शुरू किया और जवाब तलब किया मैनेजमेंट से। जी, मैनेजमेंट से सीएमडी और ईडी से जवाब तलब होने के कारण उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया और एक बोर्ड मीटिंग में मेरे खिलाफ प्रस्ताव भी लाने का प्रयास किया और निंदा प्रस्ताव लाने का। जी, उसको सारे डायरेक्टरों ने मिलके उसको डिलीट करवाया और उसके बाद दबाव बढ़ता गया और कोई ने मेरी सुनी नहीं। जी, तो मेरे खिलाफ शिकायतों पे शिकायतें करते रहे। जी, उन शिकायतों का जवाब हमने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को सारे डायरेक्टरों ने लिख के भेजा। जी, वो मेरे पास चिट्ठी मौजूद है। उस लिख के भेजने के बाद मैं फाइनेंस में सेक्रेटरी साहब से मिलने गया। जी, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने मुझे बुलाया, मैं मिला। 2 घंटे वेट के बाद उन्होंने जो टाइम दिया था, 2 घंटे वेट के बाद वो आए। उनके स्टाफ ने मेरे से ये कहा कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। साहब ने कहा रोके रखना, साहब ने कहा रोके रखना। जी, मैं रुका रहा। वो आए, जब मुझे बुलाया उन्होंने बड़े प्रेम से, बहुत सम्मानजनक ढंग से मेरा अभिवादन स्वीकार किया। जी, मेरे से नाश्ते पानी का पूछा। मैंने उनको बताया। उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि इस टकराव से तो बैंकिंग सिस्टम नहीं चल सकता, आपको अपना रवैया बदलना चाहिए। मैंने उनको जवाब दिया कि साहब ये सीएमडी तो रिजाइन कर गई, ये सीएमडी तो रिटायर हो गई, नया आएगा जब देखेंगे। उन्होंने कहा भाई अगर रवैया नहीं बदल सकते हो तो बेहतर है कि आप घर चले जाओ।
चलिए, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको नसीहत दे दी कि आप घोटाले को लेकर सवाल खड़ा मत करो, बेहतर होगा कि आप पद से इस्तीफा दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी हमसे जुड़ने के लिए, और आपका किस तरीके का अनुभव रहा इस पूरे महा घोटाले को लेकर ये न्यूज नेशन से साझा करने के लिए। आपको बता दें कि देश के इस महा घोटाले पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार ठीकरा फोड़ रहे हैं। आइए बताते हैं कि बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। इन चारों कंपनियों ने किस किस बैंक से कितना कितना कर्जा लिया है, जो इस समय सार्वजनिक है, उस 9,906 करोड़ रुपए की तफसील हम आपको इस समय भेज रहे हैं। तो 11,400 करोड़ जमा 9,906 करोड़, ये कुल मिलाकर बनते हैं 21,306 करोड़। तो पिछले 24 घंटे में देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला अब बढ़कर 21,306 करोड़ पर पहुंच गया है। राहुल गांधी नीरव शाह के दिल्ली में हुए एग्जीबिशन को, नीरव मोदी के एग्जीबिशन को 13 सितंबर को विजिट करते हैं और तुरंत 14 सितंबर को इलाहाबाद बैंक में यह विषय आता है। 13 सितंबर को राहुल गांधी उनके जेम्स के प्रदर्शन को भेंट देते हैं और तुरंत 14 सितंबर को इलाहाबाद बैंक में विषय आता है, जिसको ये दुबे विरोध करते हैं। फिर दुबे सबको लिखते हैं, आरबीआई को लिखते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को लिखते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी उसकी दखल लेने के बजाय उन्होंने दुबे जी को ही दबाव डाला दुबे पर और उनको कहा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आप इस्तीफा दे दो। चलिए, तो घोटाला अपनी जगह है और राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप लगातार दूसरी तरफ सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएनबी घोटाले का पता चलने के बाद सरकार और जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आज देश भर में मेहुल चोकसी की गीतांजलि, गिली और नक्षत्र कंपनियों के अलावा नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरव मोदी के काला घोड़ा इलाके वाली ज्वेलरी बुटीक के बाहर नोटिस चिपकाया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि नीरव मोदी और उनकी कंपनी के 21 बैंकों में जो खाते हैं उनमें लेन देन रोक दिया गया है। मुंबई में ईडी के अफसरों ने नीरव मोदी के दफ्तर पर छापेमारी के बाद 5 ट्रंक भरकर दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी के अफसर ये सारे दस्तावेज अपने साथ ले गए हैं। मुंबई में पीएनबी के आरोपी डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के मलाड वाले ठिकाने पर सीबीआई की टीम ने छापे मारे। सीबीआई की टीम 2 दिन से गोकुलनाथ शेट्टी की तलाश में जुटी है। प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मेहुल चोकसी के 3 ठिकानों पर छापे मारे। ये तीनों ठिकाने जयपुर के सीतापुरा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जहां गीतांजलि ज्वेलर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ईडी के 10 अफसरों ने ये कार्रवाई की, जिसमें एक शख्स से पूछताछ भी की गई है। जयपुर में ही नीरव मोदी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है, जिसमें ईडी के अफसरों ने रिको इलाके में नीरव के 2 ठिकानों पर तलाशी ली है। ईडी की टीम ने हैदराबाद में भी गीतांजलि ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापे मारकर 3,000 करोड़ के हीरे जब्त किए हैं। ईडी की ये कार्रवाई हैदराबाद जेम्स लिमिटेड के दफ्तरों पर हुई, जो SEZ के इलाके में है। घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट 4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी और भाई निशाल मोदी के खिलाफ इंटरपोल नोटिस की कार्रवाई हुई है। पूरे घोटाले में अभी तक 293 फर्जी LOU का खुलासा हो चुका है। हर रोज फर्जी LOU की तादाद बढ़ती जा रही है। सीबीआई के मुताबिक इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और जानकारियां हाथ लगी हैं। सरकार का कहना है कि मामला सामने आने के बाद फौरन और तेज गति से कार्रवाई की गई। सीबीआई अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर वो कौन सी चूक थी जिसका फायदा उठाकर विजय माल्या की तरह नीरव मोदी अपने परिवार और बिजनेस पार्टनर मेहुल चोकसी के साथ भारत छोड़ने में कामयाब हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।